हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे माइस्थीनिया ग्रेविस के बारे में, यानी कि जिसमें हमारा जो ACH का लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, माइस्थीनिया ग्रेविस बोलते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट में मसल वीकनेस देखने को मिलती है। अब ये माइस्थीनिया ग्रेविस क्यों हो रहा है, यानी कि इसकी कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे, क्या क्या सिम्टम्स हमें पेशेंट में दिखाई देते हैं, कैसे हम इस कंडीशन को डायग्नोस कर सकते हैं और क्या इसका मैनेजमेंट रहता है। इन सभी चीज़ों के ऊपर हम डिटेल्ड में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। माइस्थीनिया ग्रेविस क्या है? ये एक ऑटो इम्यून न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ है। देखो, ऑटो इम्यून क्या है? जिसमें हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद की बॉडी के सेल्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है और वो क्या करता है, उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज़ होने के साथ साथ ये न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ भी है, यानी कि न्यूरॉन और मसल की डिजीज़ भी है, जिसमें क्या होता है, डिक्रीज नंबर ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक ACH रिसेप्टार। जो हमारे पोस्ट साइनेप्टिक ACH रिसेप्टार्स होते हैं उनके नंबर डिक्रीज़ होने की वजह से पेशेंट में मसल वीकनेस देखने को मिलती है, जो क्या करती है, हमारी बॉडी को कंट्रोल और मूवमेंट में हेल्प करती है। क्लियर? अब देखो, इसको थोड़ा और डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो हमने ये बोला कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ठीक है, उसके हमने बोला कि एक न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ है। देखो, मैं आपको बताऊँ नॉर्मली क्या होता है। ये हमारा है न्यूरॉन का साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, और नीचे हमारे क्या है, ये मसल्स हैं। अब इस जो हमारा न्यूरॉन के एंड टर्मिनल्स हैं, इसमें क्या होती है, हमारी वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इन वेसिकल्स के अंदर क्या होता है, हमारा ACH यानी कि एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट होता है। ओके, वैसे ही हमारे क्या होते हैं, मसल्स में भी कुछ रिसेप्टार्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है, रिसेप्टार्स हैं। इनको हम बोलते हैं ACH रिसेप्टार। ठीक है, ACH रिसेप्टार, या फिर हम इनको बोल सकते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर साइट। ठीक है, और यहीं पे हमारे मसल्स में क्या प्रेजेंट होती है, हमारे कोलिनेस्टेरेज साइट भी प्रेजेंट होती है। कोलिनेस्टेरेज साइट मतलब कि इनहिबिटरी साइट्स होती हैं ये। ठीक है, अब देखो, अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो होता क्या है, न्यूरॉन है, न्यूरॉन में क्या होगा, सिग्नल्स ट्रैवल होंगे। अब वो सिग्नल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्या होते हैं, ट्रैवल होते हैं, हमारे क्या है, टर्मिनल में पहुँचते हैं, एक्सॉन के टर्मिनल से पहुँचते हैं। वहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, हमारी साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं। इन साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे ACH यानी कि एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, नीचे हमारे मसल्स होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ है, जिसमें न्यूरॉन का और मसल्स का दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। क्लियर? तो नीचे क्या होती है, हमारी मसल्स प्रेजेंट होती है। मसल्स में क्या होंगे, रिसेप्टार्स प्रेजेंट होंगे। रिसेप्टार्स किसके लिए, ACH के लिए, यानी कि एसिटाइल कोलिन रिसेप्टार्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम कोलिनर्जिक रिसेप्टार्स भी बोलते हैं। इनका क्या काम होता है कि जैसे ही एसिटाइल कोलिन आएगा, अब देखो एसिटाइल कोलिन क्या होता है, बेसिकली ये हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ठीक है, तो जैसे ही ये ACH हमारे मसल के रिसेप्टार्स पे बाइंड करेगा तो हमारा जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्लियर? और इस मसल्स में क्या होती है, हमारी कोलिनेस्टेरेज साइट भी प्रेजेंट होती है, जिसको हम इनहिबिटरी साइट बोलते हैं। इसका क्या काम होता है, अगर किसी भी रीज़न की वजह से ACH जो है वो ज़्यादा आ जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन साइट पे, ठीक है, तो इनका क्या काम होता है कि वो जो एक्स्ट्रा ACH है उसको ये क्या कर ले, इनहिबिट कर दे, कम कर दे। ठीक है, क्योंकि ACH मसल के लिए ना तो ज़्यादा अच्छा है और ना ही कम अच्छा है। अगर ज़्यादा होगा तो इन कोलिनेस्टेरेज का क्या काम होता है कि उस ACH को, उसके लेवल को कम कर दे, इनहिबिट कर दे। ठीक है, ये इसका नॉर्मल फंक्शन है। अब देखो, माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है, ये जो ACH है, माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है, सबसे पहले तो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज़ होने की वजह से क्या होती है, ये जो हमारी ACH रिसेप्टार्स हैं, कुछ ACH रिसेप्टार्स क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। देखो, ऑटो इम्यून क्या होती है, जैसे जिसमें हमारे ना वायरल इन्फेक्शन हुआ हमको। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन होने की वजह से क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। इस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से क्या होती है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल्स को, खुद की सेल्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता।
ठीक है, और खुद की सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। सेम ऐसी ही चीज़ हमारे माइसीनिया ग्रेविस में भी होती है। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज़ होने की वजह से ये क्या करता है, हमारे ACH के जो रिसेप्टार्स होते हैं, यानी कि हमारी कोलिनर्जिक रिसेप्टार्स होती हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। अब कुछ इसमें से जो हमारी ACH रिसेप्टार्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं। देखो अब क्या होता है, ACH ऊपर से आया, यानी कि एसिटाइलकोलिन आया, रिसेप्टार्स प्रेजेंट थे, तो रिसेप्टार्स में क्या करा, कुछ रिसेप्टार्स जो थे वो तो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बचे हैं, कुछ रिसेप्टार्स ही बचे हैं। देखो एग्जांपल से बताऊँ मैं, अगर जैसे मान लो ACH है, फॉर एग्जांपल मान लो कि 6 ACH जो 6 एसिटाइलकोलिन है वो इस तरीके से क्या आए, हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आई, हमारे ACH रिसेप्टर में वो बाइंड हुए। कुछ ACH रिसेप्टर जो होती हैं वो ब्लॉक डिस्ट्रॉय होने की वजह से ये क्या है, 6 आए थे, 6 में से दो यहाँ से और 2 यहाँ से क्या हुए, जो कोलिनेस्ट्रेज होती है उन्होंने क्या कर लिया, ACH को इनिबिट कर दिया, ठीक है, उसके लेवल को इनिबिट कर दिया। अब 6 में से सिर्फ जो 2 ACH है वही क्या होंगे, इस ACH रिसेप्टर से बाइंड होंगे। अब देखो ACH आए तो 6 थे, लेकिन 4 जो हैं वो कोलिनेस्ट्रेज ने क्या कर लिया, उनको खा लिया है, ठीक है, उसको इनिबिट कर दिया है। अब बचे 2, ठीक है, अब 2 क्या होंगे, ये ACH रिसेप्टर से बाइंड होंगे और मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे। अब क्योंकि इनका नंबर बहुत ज़्यादा कम है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, मसल में वीकनेस आ जाएगी। ठीक है, ऐसा ही होता है हमारे माइसीनिया ग्रेविस में, जिसमें क्या होती है, ACH रिसेप्टर्स डिस्ट्रॉय होने की वजह से ACH का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है और कोलिनेस्ट्रेज जो होती है, इनहिबिटरी साइट जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक, जिसकी वजह से पेशेंट में मसल वीकनेस देखने को मिलती है, उन मसल्स में जो हमारी बॉडी के फंक्शन और मूवमेंट में हेल्प करती है। ओके, और एक चीज़ और कि इसमें जो मसल इन्वॉल्व होती है ना हमारी, सबसे पहले हमारी प्रॉक्सिमल मसल इन्वॉल्व होती है। ठीक है, प्रॉक्सिमल मसल इन्वॉल्व होगी, देन हमारी डिस्टल मसल इन्वॉल्व होगी। देखो प्रॉक्सिमल मतलब क्या होता है, जो हमारी पास की मसल्स होती हैं। क्लियर, सबसे पहले क्या होती है, इसमें हमारी आई की जो मसल्स होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। ऐसे धीरे धीरे करके फिर हमारी क्या होती है, डिस्टल मसल्स भी इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो ये तो था माइसीनिया ग्रेविस के बारे में कि ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ है, जिसमें हमारा ACH रिसेप्टर्स के नंबर डिक्रीज़ होने की वजह से क्या होती है, मसल में वीकनेस देखने को मिलती है। ठीक है, उन मसल्स में जो बॉडी के फंक्शन और मूवमेंट में हेल्प करती है। अब ये जो माइसीनिया ग्रेविस है ये क्यों हो रहा है, यानी कि इसके कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, जो उसका एग्जैक्ट कॉज है वो अभी भी अननोन है। ठीक है, मतलब जो एग्जैक्ट कॉज है ये अभी भी क्या है, आइडियोपैथिक है, यानी कि जो इसका एग्जैक्ट कॉज है ये क्यों हो रहा है वो अभी भी अननोन है। हाँ, अदर फैक्टर्स हैं, जैसे अगर ऑटो इम्यून पर्सन को अगर ऑटो इम्यून डिजीज़ है, पहले वायरल इन्फेक्शन था जिसकी वजह से पेशेंट में क्या हुआ, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना, ऑटो इम्यून हुआ, जिसकी वजह से क्या हुई, बॉडी की जो नॉर्मल सेल्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद वही चीज़ है वायरल इन्फेक्शन। नेक्स्ट है थाइमस ग्लैंड ट्यूमर। ठीक है, अगर पेशेंट के क्या हुआ, थाइमस ग्लैंड में ट्यूमर हुआ। अब देखो थाइमस ग्लैंड क्या है, थाइमस ग्लैंड क्या होती है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये हमारे ACH के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है। ठीक है, यानी कि हमारे जो एसिटाइलकोलिन है उसको मेटाबोलाइज करती है। अब अगर हमारे थाइमस ग्लैंड में ही ट्यूमर हो जाए या फिर थाइमस ग्लैंड जो है वो ओवर एक्टिव हो जाए, ठीक है, हाइपर एक्टिव हो जाए, तो जो ACH है यानी कि एसिटाइलकोलिन है ये मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा। अब नॉर्मल सी बात है कि अगर ACH जो है वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा तो जो हमारी इनहिबिटरी साइट्स होती हैं वो क्या करेंगी, ACH को ज़्यादा से ज़्यादा लेना शुरू कर देंगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है, पेशेंट में मसल वीकनेस देखने को मिलती है। तो ये तो थे इसके कॉजेज़ के बारे में कि किस रीज़न की वजह से माइसीनिया ग्रेविस होता है। देन उसके बाद है, ठीक है, पेशेंट माइसीनिया ग्रेविस का आया हमारे पास, अब हम कैसे क्या क्या सिम्टम्स हमें इसमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे फर्स्ट है डिप्लोपिया। डिप्लोपिया क्या होता है, डबल विज़न। ठीक है, डबल विज़न यानी कि इसमें क्या होगा, जो पेशेंट है वो ऐसा बोलेगा मेरे को ना हर चीज़ दो दो दिखाई दे रही है, इस तरीके से बोलेगा वो। क्लियर, तो इसमें क्या होगा, डिप्लोपियस को हम बोलते हैं डबल विज़न, यानी कि जिसमें पेशेंट को हर चीज़ जो है वो दो दो दिखाई देती है। उसके बाद है पटोसिस। पटोसिस क्या होता है, यानी कि जो हमारी आईलिड्स होती हैं उसका ड्रॉपिंग होना। ठीक है, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स, राइट, इसको हम बोलते हैं पटोसिस। देखो ये हमारी नॉर्मल आइज़ है, इसमें भी कुछ नहीं हो रहा है। अगर हमारी माइसीनिया ग्रेविस है और हमारी आई इन्वॉल्व है, ठीक है, हमारी जो ऑक्यूलर मसल्स होती हैं अगर वो इन्वॉल्व है, तो इससे क्या होगा, जो हमारी अपर आईलिड्स होती हैं वो ड्रॉप हो जाएंगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्म में पटोसिस कहते हैं। देन उसके बाद है डिस्फेजिया।
पेशेंट में डिस्फेजिया देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया था कि सबसे पहले क्या होती है, हमारी प्रॉक्सिमल मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, देन धीरे धीरे हमारी डिस्टल मसल्स भी इन्वॉल्व होती हैं। तो इसमें पेशेंट की जो हमारी फेरिंग्स की मसल्स होती हैं, फेरिंग्स की मसल इन्वॉल्व होने की वजह से पेशेंट को डिस्फेजिया देखने को मिलेगा, यानी कि वो प्रॉपर तरीके से खा नहीं पाएगा, ठीक है, डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग होगी इसको। डिस्फेजिया होने की वजह से उसमें रिस्क ऑफ एस्पिरेशन भी होगा, क्योंकि अगर वो प्रॉपर तरीके से स्वॉलो नहीं कर पाएगा तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारे जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया में उसके एस्पिरेट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए पेशेंट जो होगा वो एस्पिरेशन के रिस्क में होगा। देन उसके बाद है डिस्फोनिया। डिस्फोनिया क्या होता है, अगर इसमें हमारी लैरिंग्स की मसल भी इन्वॉल्व हो गई है, ठीक है, लैरिंग्स की मसल भी इन्वॉल्व हो गई है, तो पर्सन में डिस्फोनिया देखने को मिलेगा, यानी कि जिसमें उसको क्या होगी, वॉइस इम्पेयरमेंट होगी, वो प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पाएगा, उसको हम बोलते हैं डिस्फोनिया। ठीक, तो ये कुछ सिम्टम्स से जो माइस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट में हमें दिखाई देते हैं। इसका जो मेन सिम्टम है वो है हमारा पटोसिस और डबल विज़न, ठीक है। उसके बाद चलो ठीक है, पेशेंट ने हमें बोला कि मेरे को ये चीज़ें हो रही है, पटोसिस हो रहा है, ठीक है, या फिर डबल विज़न हो रहा है, मेरे को स्वॉलिंग करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, बोलने में दिक्कत हो रही है। अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स लेके पेशेंट हमारे पास आता है तो हमें सस्पेक्टेड है कि हाँ, हो सकता है इसको माइस्थीनिया ग्रेविस हो। अब इस चीज़ को हम कंफर्म कैसे करेंगे, डायग्नोज कैसे करेंगे कि जो एक्चुअल पर्सन आया है वो माइस्थीनिया ग्रेविस का ही है। तो इसके लिए टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। देखो, सबसे पहले तो आप नॉर्मल सी बात है कि आप हिस्ट्री कलेक्शन करोगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, ठीक है, जो आई है आई टेस्ट करवाओगे, आई चेकअप करोगे, वो चीज़ नॉर्मल है। लेकिन जो माइस्थीनिया ग्रेविस का कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होता है, ठीक है, कंफर्म टेस्ट है, वो क्या है, टेंसिलॉन टेस्ट है। टेंसिलॉन टेस्ट क्या होता है, इसमें हम एड्रोफोनियम एक मेडिसिन होती है, ठीक है, ये कौन सी मेडिसिन होती है, हमारी एंटी कोलिनिस्ट्रेस, ये हमारी क्या होती है, एक टाइप की हमारी एंटी कोलिनिस्ट्रेस दवाई है, ठीक है, मेडिसिन है, जो कैसी है, शॉर्ट एक्टिंग होती है। ये शॉर्ट एक्टिंग यानी कि अभी अगर हमारे ब्लड में मिक्स हुई तो अब भी अपने एक्शन शो कर देगी विदिन 1 मिनट, ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट एक्टिंग बोलते हैं। और ये कैसी है, हमारी एक एंटी कोलिनिस्ट्रेस मेडिसिन है, ठीक है। तो बेसिकली हम टेंसिलॉन टेस्ट में क्या करते हैं, इसमें हम एड्रोफोनियम एक मेडिसिन का यूज़ करते हैं, जिसमें हम 2 mg पेशेंट में इंजेक्ट करते हैं आईवी। कितना किया, 2 mg हमने पेशेंट में आईवी इंजेक्ट किया एड्रोफोनियम। अब जैसे ही हम पेशेंट में इसको इंजेक्ट करते हैं तो विदिन 1 मिनट ये क्या करती है, एड्रोफोनियम क्या करती है, मसल अपने एक्शन शो करती है और क्या करती है, मसल स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर देती है, अगर पेशेंट माइस्थीनिया ग्रेविस वाला है तो, ठीक है। अगर पेशेंट क्या होगा, माइस्थीनिया ग्रेविस वाला होगा तो 1 मिनट के अंदर क्या कर देगी, ये मसल की स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग कर देगी, ठीक है, इंक्रीज़ कर देगी। जो भी इसके सिम्टम्स हो रहे थे वो क्या होंगे, कुछ टाइम के लिए सबसाइड हो जाएंगे। क्लियर। अब देखो, क्योंकि ये एंटी कोलिनिस्ट्रेज है, मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी क्या होती है, कोलिनिस्ट्रेज साइड होती है, ठीक, जिसको हम इनहिबिटरी साइड बोलते हैं, यानी कि ये क्या करती है, ACH के लेवल को कम कर देती है, ठीक है। अब इसके लेवल कोलिनिस्ट्रेज क्या करती है, ACH के लेवल को कम कर देती है, तो हमने कोलिनिस्ट्रेज का जब एक्शन ब्लॉक करना है उसके अगेंस्ट हमें एंटी कोलिनिस्ट्रेज पेशेंट को देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हम एंटी कोलिनिस्ट्रेज देंगे तभी तो कोलिनिस्ट्रेज का फंक्शन जो है, जो उसका एक्शन है वो ब्लॉक हो पाएगा, है कि नहीं। तो अगर कोलिनिस्ट्रेज का एक्शन ब्लॉक हो पाएगा तो इससे क्या होगी, जो मसल स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक। अगर ये चीज़ पेशेंट में दिखाई देती है, मसल स्ट्रेंथ पेशेंट की इंक्रीज़ हो जाती है, इट मीन्स कि जो पेशेंट है वो माइस्थीनिया ग्रेविस वाला ही है, ठीक है। और एक चीज़ और, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब भी आप टेंसिलॉन टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो आपको हमेशा अपने पास एट्रोपाइन रखना बहुत नेसेसरी है, ठीक है, इट्स कंपल्सरी टू कैरी दी एट्रोपाइन मेडिसिन। क्यों, क्योंकि देखो पेशेंट माइस्थीनिया ग्रेविस वाला था, ठीक है। अब हो सकता है कि पेशेंट पहले से क्या ले रहा हो, मेडिसिन ले रहा हो माइस्थीनिया ग्रेविस की रिगार्डिंग, आपने क्या किया, उसको एड्रोफोनियम ड्रग दे दिया, ठीक है, क्योंकि हम बेसिकली माइस्थीनिया ग्रेविस में हम एंटी कोलिनिस्ट्रेज मेडिसिन ही देते हैं, एंटी कोलिनिस्ट्रेज एजेंट ही देते हैं। वो तो चली रही थी, उसके साथ में आपने उसको एड्रोफोनियम भी दे दिया, ये भी क्या थी, एंटी कोलिनिस्ट्रेज थी। तो क्या होगा, दोनों क्या करेंगे, ACH के लेवल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है, ACH के लेवल क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे। अब जब अगर ACH का लेवल ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा तो पेशेंट में क्या होंगे, क्राइसिस देखने को मिल सकते हैं हमें,
ठीक है। ACH क्राइसिस देखने को मिल सकते हैं जिसमें पेशेंट की जो मसल्स होंगी वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगी, और उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको अपने पास एट्रोपाइन रखना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि एट्रोपाइन क्या है, ये हमारी एक एड्रिनर्जिक ड्रग है, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप टॉन्सिलर टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो अपने साथ हमेशा क्या रखें, एट्रोपाइन ड्रग रखें। क्लियर। तो ये तो था इसका डायग्नोसिस। देन उसके बाद है हम क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब हमें कंफर्म हो गया कि पेशेंट जो है माइस्थीनिया ग्रेविस वाला है, चलो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं हम इसमें। तो सबसे पहले हम पेशेंट को एंटी कोलिनेस्टेरेज एजेंट्स देंगे, ऐसे एजेंट्स जो कोलिनेस्टेरेज को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। ऐसी दवाइयाँ जो कोलिनेस्टेरेज के एक्शन को ब्लॉक कर देंगी, यानी कि कोलिनेस्टेरेज का काम क्या था, ये ACH को लेवल को कम कर रहा था। अब अगर इसी को हमने ब्लॉक कर दिया तो ACH का लेवल तो कम ही नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी दवाइयाँ जो करती हैं कोलिनेस्टेरेज को ब्लॉक करती हैं, उनको हम बोलते हैं एंटी कोलिनेस्टेरेज एजेंट्स। इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं, कॉमनली हम इसमें नियोस्टिग्माइन देते हैं, ठीक है। नियोस्टिग्माइन जो है वो हम इसमें कॉमनली हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद हम पाइरिडोस्टिग्माइन दे सकते हैं। जब भी हम एंटी कोलिनेस्टेरेज मेडिसिन पेशेंट को देते हैं तो हमें हमेशा उनको ये बोलना है कि आपको ये जो दवाई है वो खाना खाने से आधे घंटे पहले लेनी है, ठीक है। हाफ एन आवर जो है आपको पहले इस दवाई को लेना है, खाना खाने से पहले। उसके बाद क्या हम इसमें इम्यूनोसप्रेशन दे सकते हैं, ठीक है। हम क्या दे सकते हैं इसमें, इम्यूनोसप्रेशन दे सकते हैं, यानी कि ऐसी दवाइयाँ जो हमारी क्या करें, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दे। क्लियर। उसके बाद हम इसमें प्लाज्माफेरेसिस दे सकते हैं पेशेंट को। प्लाज्माफेरेसिस क्या होती है, बेसिकली जो हमारी वो एंटीबॉडीज़ जो हमारी क्या कर रही हैं, रिसेप्टार्स को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, उनको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। उसको हम बोलते हैं प्लाज्माफेरेसिस। ये क्या एक थेरेपी है, ठीक। तो ये तो था इसका बेसिकली मैनेजमेंट। उसके बाद देखो एक चीज़ और कि माइस्थीनिया ग्रेविस जो है वो ऐसा नहीं है कि मतलब आप ठीक हो जाएगी। इसका ये सीन होता है कि जब भी आप दवाइयाँ लोगे तो आपके सिम्टम जो है वो सप्रेस हो जाएंगी, ठीक है। बाद में इसकी रिकरेंस के चांसेस, सिम्टम्स की रिकरेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर। उसके बाद है ओके, तो लास्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। अब सर्जिकल मैनेजमेंट हम क्या कर सकते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस में, हम इसमें थाइमेक्टोमी कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्या हो रहा है, पेशेंट का थाइमस ग्लैंड में ट्यूमर है, थाइमस ग्लैंड में ट्यूमर होने की वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट का जो थाइमस ग्लैंड है वो हाइपर एक्टिव हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से ACH जो है वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा। क्लियर। सॉरी, ACH जो है वो मेटाबोलाइज हो जाएगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम थाइमेक्टोमी कर सकते हैं, थाइमस ग्लैंड को ही रिमूव कर देंगे अगर माइस्थीनिया ग्रेविस का कॉज जो है वो थाइमस ग्लैंड है तो ये सारा कुछ था माइस्थीनिया ग्रेविस के बारे में। क्या होता है, क्यों हो रहा है, क्या क्या सिम्टम्स अराइज होते हैं, कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं, क्या क्या मैनेजमेंट होता है उसका। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।